मित्रों, कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादों से भरे हुए उनके घोषणा पत्र के संदर्भ में कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी का जो आभार व्यक्त किया है, हम उसका तहे दिल से एहतराम करते हैं, क्योंकि अब जो कुछ उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, उनके अपदस्थ अध्यक्ष को विरासत में मिले हुए उनके स्वर्गीय पिताजी के गुरु सैम पित्रोदा ने ऐसा एक्सरे कर दिया है उस मैनिफेस्टो का कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल लें या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले, आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही वो मैं कह सकता हूं उनकी पार्टी के एक हाईटेक व्यक्ति ने कही है, जो बड़े दिमागदार माने जाते हैं, who is considered to be the brain behind. So the brain behind has been categorically elaborated the nefarious design of Congress party. इसमें सिर्फ सिंपल सी बात इतनी नहीं है। हर भारतीय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे बड़ा आधार क्या है कि हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। आज पर्सनल डेट में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे बेहतर है, 43% ऑफ द जीडीपी है। क्यों? कौन सेविंग्स को प्रेरित करता है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। सैम पित्रोदा ने यह कहा कि वो अमेरिका से प्रेरित होकर गोल्ड टैक्स लगाने की बात करेंगे। अब मैं पूरे देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में विदेश की फोटोएं थी जिसका ये खंडन नहीं कर पाए। अमेरिका की बेफलो लिवर की इन्होंने गंदगी का चित्र दिखाकर भारत के पर्यावरण के बारे में बात किया था। अब यह साफ हो गया कि वो फोटोएं किसी गलती के तहत नहीं थी, इनके दिमाग में विदेश की बातें अंकित हैं। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, विदेश की कौन सी शक्तियां आपको प्रेरित कर रही हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो विदेशों में जो आप उदाहरण देना चाहते हैं उसमें तो 45% तक टैक्स लगता है। आपको पता होना चाहिए, मैं गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। दो तीन बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है, हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है। यह फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी
हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है, विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है, और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित। जिसको भारत की विरासत से नफरत है वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे, मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंट टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंट टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में ये मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे, और जब वो अपने बेटे बेटियों को देना चाहेंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि तब आप कहेंगे तो कई लाख के हो गए। इसलिए हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि देश की विरासत पर, जब सांस्कृतिक गौरव विरासत की बात आती है तो उस पर इनकी कुदृष्टि होती है, और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है, और अब इसमें कुछ बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब इस पे ये कितनी भी सफाई दे लें, जिसे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। और अब एक बात साफ हो गई, कांग्रेस की गारंटी क्या है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये सत्ता में आने के साथ ही क्या काम करते हैं। 2004 में आने के बाद पहला काम क्या किया था, आप जाके चेक करिएगा। पहली कैबिनेट में पहला काम पोटा को रिपील करने का किया था, और उसके बाद देश में जो असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ था कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर सूरत तक, और पटना से लेकर गया तक, हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक, और नागपुर से लेकर जयपुर तक धमाके होते थे। चलती ट्रेन, चलती बस में धमाके होते थे। पार्कों और रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था कि छूना नहीं, धमाके हो सकते हैं, यानी जान खतरे में पड़ने की गारंटी है। और अब जान के साथ आपकी जान और माल दोनों खतरे में पड़ने की गारंटी, यह गारंटी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से साफ कर दी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो एक्सरे उनके हाईटेक गुरु ने स्पष्ट कर दिया है, राहुल गांधी के उस एक्सरे का मीनिंग भी साफ कर दिया है, उससे भारतीयों के जान और माल दोनों को खतरे में पड़ने की गारंटी एकदम साफ हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन है वो परिवार है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को थोड़ी बहुत भी संपत्ति नहीं दे पाएगा तो परिवार को तोड़ने की प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी, बुजुर्गों के सम्मान पर आहत होगा, और जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनका हक है वो मारा जाएगा। सिर्फ भारत ही में आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग दादा या दादी अपने पोते या पोती, नाते या नातिन के लिए एफडी करता दिखाई पड़ता है, आम का पेड़ लगाता दिखाई पड़ता, उसे पता है उसकी जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिलना है। पर यूएस में नहीं होता ऐसा। मैं मिस्टर सैम पित्रोदा को बताना चाहता हूं, और कांग्रेस के ये जो इंटरनेशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, जाके चेक कर लीजिए। अमेरिका में 50 साल पहले 3.3% पर फैमिली था, जो 2.5 पे आ गया, जिसकी वजह से 32 मिलियन हाउसेस बनाने पड़े। $8 ट्रिलियन का उनकी इकोनॉमी के ऊपर वो आया। हमारा 5.3 था, 4.9 पे आया है। अगर हमारा एक कम हो गया, हम अमेरिका जितने पे आ गए, तो 32 हमारे 16 करोड़ मकान बनाने पड़ेंगे। क्या बात करते हैं, ये कौन से षड्यंत्र हैं भारत को उस खतरे में डालने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन खतरों की ओर आगाह किया है वो सामान्य बात नहीं है। और बाद में मैं ये पूछना चाहता हूं, आप देंगे किसको? मैं देश के प्रबुद्ध लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, भारत का जो भी नागरिक है,
कई पीढ़ियों से रह रहा, उसका कुछ तो है इस देश में, अकाउंट है, उसका घर द्वार है, उसका कोई तो ठीहा है। अगर वो भूमिहीन भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उन्हीं के पास विरासत का कुछ भी नहीं है। तो आप इन द नेम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसको बांटेंगे? गंभीरता के साथ कह रहा हूं, विचार करके बताइए। वही जो घुसपैठी है वही तो कहेंगे ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई इनहेरिटेंस है, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है। तो साहब आपके हिसाब से वो भूमिहीन वाली कैटेगरी में आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप सभी पत्रकारों से जाके देखिए, राहुल गांधी जी की तथाकथित न्याय यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से देखिएगा। जब यात्रा गुवाहाटी से शुरू हुई है तो उस इलाके में जो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, जाके देखिएगा, यही तो डेमोग्राफिक चेंज वाले इलाके हैं। इसलिए मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बहुत खतरनाक इरादे देश के अंदर अब जन जन के घर के अंदर तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है इसको समझिए कि इंडी गठबंधन का एक प्रमुख दल कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि भारत का जो आणविक भंडार है वो समाप्त कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन समाप्त कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपके घर के अंदर जो भी भंडार है, थोड़ा बहुत धन, अन्न, जो कुछ भी है, हम उसको भी खींच लेंगे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे अगल बगल के देशों में तो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने बड़े बड़े एसेट्स बनाए हुए हैं, और आप हमारे यहां ये करना चाह रहे हैं। तो मैं पुनः पूछ रहा हूं कि आप किन चीजों से सोचकर कर रहे हैं, और इसमें आप सबसे ज्यादा हिस्सा किसका मार रहे हैं? और अंत में एक बात और कह दूं, हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, सब प्रमाण बोल रहे हैं। देश के संसाधनों को खींचकर किसको दिया जा चुका है, देंगे की बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जिस बयान के बारे में वो ये सफाई देने की कोशिश करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होगा, तो ये कहते नहीं, कर चुके हैं। आज मैं आपसे पूछूं कि भारत सरकार के किसी भी विभाग के बाद कौन सा ऐसा गैर सरकारी संस्थान है जिस पे सबसे ज्यादा जमीन है? तो वह वक्फ बोर्ड। और ये नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से मनमोहन सिंह जी की सरकारों और नरसिम्हा राव की सरकारों ने ग्रेजुअली इतना स्ट्रांग करके उसको स्थापित किया है। तो आप संसाधनों पर हक देने की बात का बचाव नहीं कर चुके, दे चुके हैं। सरकार के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वक्फ बोर्ड के पास है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आगे बहुत अंधेरा है और संभल कर चलना है, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने देश की वास्तविक शक्ति कभी उभरने नहीं दी। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो कहां से कहां पहुंचे, और आज जब मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी वास्तविक शक्ति के साथ उभरना चाह रहा है, तो न जाने कौन सी जानी और अनजानी शक्तियों के द्वारा यह सिर्फ भारत को नहीं, भारत के हर खास और आम को, हर गरीब को, हर माता बहन को के पास रखे हुए स्त्री धन तक, हर गरीब के घर में रखे हुए उसके द्वारा बनाए गए छोटे से मकान तक पर इनकी दृष्टि है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की विवेकपूर्ण जनता इन सारे विषयों के ऊपर गंभीरता से विचार करके बात करेगी। और अब एक्सरे इज कंप्लीट, अब वो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा लें तो अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। रविंद्र सिंह जी, जी न्यूज़। देखिए, वैसे कांग्रेस में बड़ी मजेदार बात यह है, मतलब वो निजी और क्या है, ये तो मतलब हर चीज के बारे में अलग है। पर मैं जयराम रमेश जी से कहना चाहता हूं, एवरीथिंग द एनी इन्फ्लुएंस इज ड्रॉन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और अपने लोगों के लिए बताने, जो भारत में कहा गया है कि किसी भी मंत्र का अर्थ निकालना हो
तो यास्क जैसे निरुक्ताचार्यों ने कहा है कि वो प्रकरण शाह निकालना चाहिए। तो प्रकरण क्या है? सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक में हैं कि नहीं, हां या ना? वो राजीव गांधी जी के जमाने से कांग्रेस के पॉलिसी मेकर हैं नहीं, कि हां या ना? और उन्होंने एक्सरे की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्वे, संपत्ति का सर्वे राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, हां या ना? और उस सर्वे का अगला चरण क्या होगा वो बोल रहे हैं सैम पित्रोदा। और उसकी प्रेरणा कहां से है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको निगेट भी नहीं किया है कांग्रेस ने। इसीलिए मैंने कहा ना, फिर दोबारा कह देता हूं कांग्रेस वालों से, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो, फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता। अब जो होना था, आपकी कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही गई है। संतोष पाठक आइए। बस वक्त से पहले आ गई है, यह देश का भाग्य है। नहीं, अब कहिए तो वो स्पीकर पे सुनाऊं? उन्होंने कहा था माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, इसमें कहें दे शुड हैव ए फेयर चांस एंड दे शुड हैव द फर्स्ट राइट। अब दे का इंटरप्रिटेशन वो दें, चलिए हम बताते हैं। तो मैंने तो कहा ना, वक्फ बोर्ड को सबसे ज्यादा दिया है, किस और माइनॉरिटी के उसको दिया है बताइए? ये बताइए, उन्होंने कर्नाटक में, आंध्र में रिजर्वेशन 10% मुसलमानों को दिया कि नहीं, हां या ना? उत्तर प्रदेश में 2012 में उन्होंने मैनिफेस्टो में कम अपना प्रॉमिस किया था कि नहीं, बोलिए हां या ना? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में दे रहे थे कि नहीं? ऐसा नहीं है। और जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में एससी एसटी ओबीसी का सारा रिजर्वेशन समाप्त करके मुस्लिम्स को दे दिया था कि नहीं? जम्मू कश्मीर में एससी एसटी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था ना, इसलिए कि मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को इसलिए बढ़ाया जाए कि विशेष समुदाय को देना है। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़िए, वो कहते हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन में से देना चाहिए 10%। ऐसे नहीं बोल रहे हैं साहब, इतना आसान नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई, साधु होनी हुई के रही, करमगति टारे नाई टरी, लिखा हुआ है आपने, इसलिए मैंने आधा दर्जन उदाहरण दिए। विकास भदौरिया, एनडीटीवी। सबसे ज्यादा सुपर रिच नेता किन पार्टियों में है? भैया, आपकी संपत्ति की विरासत होती तो आप छाती पीटने लगते हो, और किसी ने अगर 2-4 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए का मकान बना लिया तो उसके ऊपर ये कहते हैं। और अब तो जो कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं, किस बात पे भरोसा किया जाए? इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब तो होता भरोसा नहीं है। विकास चंद्रा। तो एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के नेता ये बता सकते हैं जिन जिन ट्रस्टों में चेयरमैन हैं उनकी ट्रस्टों की संपत्तियां कितनी कितनी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपनी विरासत और अपनी पार्टी की विरासत तो टोटल रहेंगे, और हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी, आप। प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं, आप प्रश्न। अब उनके, मैंने बताया ना, मतलब उनके स्वर्गीय पिताजी के गुरुजी ने अब ऐसा एक्सरे कर दिया है, अब सच और झूठ एकदम, जो कहते थे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी ने बोला था दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सैम पित्रोदा के बयान के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ और रायता का रायता हो चुका है। प्रज्ञा। Jayram Ramesh has also said that Pitrodaji's comments are being
Actually, their hate towards the Indian common man, it's earning, and जो उसने मेहनत से कमाया है उसके प्रति जो हेट है वो अब साफ हो गई है। अब वो कितना भी करने का प्रयास करें, वो अब बात में कोई बचाव की गुंजाइश नहीं है। विनीत टीवी। उदित राज हैं, उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि जो विरासत में टैक्स जो है वो लगना चाहिए। कैसे देखते हैं? तो वो तो प्रत्याशी हैं भाई और प्रवक्ता भी हैं, तो मार ली अपने पैर पे कुल्हाड़ी, हिट विकेट, डन। तो अब पूछिए जयराम रमेश जी से, कौन सही बोल रहा है? भाई यही तो कांग्रेस में समस्या है कि कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। हिमांशु रिपब्लिक वाला। ये आ रही है नहीं, ये लोग तैयारी कर चुके हैं और मैं याद दिलाना चाहता हूं इसके बारे में। नेशनल ओबीसी कमीशन ने प्रश्न भी पूछा और इससे पहले बंगाल की सरकार ये कर चुकी है। पिछले वर्ष जो उसने लेटेस्ट जो सूची बनाई थी उसमें 91 कास्ट को ओबीसी में डाला था, जिसमें 85 मुस्लिम्स थे। अब देखिए, जब ओबीसी कमीशन ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो जानते क्या जवाब दिया गया? नहीं, ये मुस्लिम होने से पहले उस जाति के थे, तब ये जाति ओबीसी में आती थी इसलिए। तो ओबीसी कमीशन ने पूछा तो इतना भारी कन्वर्जन कैसे हो गया? तो उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। और यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस प्रकार के द्वारा कांग्रेस मुस्लिम धार्मिक आस्थाओं का भी अपमान कर रही है। या तो उलेमा व इकराम कह दें कि उनके यहां जाति होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा राहुल गांधी जी के शब्दों में, या राहुल गांधी ये कह दें कि वो मजाक उड़ा रहे हैं उनका।